दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आरएसएस के लोग चाहते हैं, भाजपा के लोग चाहते हैं, नेता चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण की शक्ल बाहर आए और सीएम बने। योगी आदित्यनाथ के ऊपर से, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लोगों का विश्वास हट चुका है। योगी और भाजपा कॉन्फिडेंट नहीं है। अब नरेंद्र मोदी ओबीसी होकर भारतीय जनता पार्टी की थ्रू प्रधानमंत्री बन सकता है, तो केशव प्रसाद मौर्य या कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि एससी एसटी ओबीसी हो, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? कांग्रेस यहां गायब नहीं है, छोटे लेवल पे है, रिकवरी मोड में है। मेरे ख्याल से आगे चल करके प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी लोग मिलकर के जिस तरीके से भी राजनीति के पत्ते खोलेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अखिलेश यादव अकेला ही काफ़ी है जो इस समय साइकिल भगा रहा है तेज। और कमल का फूल वो ब्लडी फूल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब ठाकुर और ब्राह्मण नहीं चलेगा। शायद अब 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए मोदी, योगी, नड्डा जैसे लोगों को नहीं लाया जाएगा। जो भी करेगा योगी आदित्यनाथ खुद करेगा। ये आरएसएस की एक चाल है। आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को अपने हाल पे छोड़ दिया है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। उत्तर प्रदेश के कई विभाग हैं। एक पूर्वांचल है, एक बुंदेलखंड है, अवध है, बहुत सारे विभाग हैं। लेकिन सारी की सारी राजनीति जो है वो लखनऊ से शुरू होकर लखनऊ पे खत्म होती है। आइए पहले मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊं जो आपको शायद सपने में भी ना आई हो। बहुत से लोग इस समय उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर बैठ करके जो यूपी के आने वाले विधानसभा 2022 के चुनावों के बारे में गोदी मीडिया में और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के डिस्कशंस में और अन्य पार्टियों के डिस्कशन में निकल के आ रहा है, चर्चाओं में निकल के आ रहा है, वो ये है कि यहां पे एक ठाकुर मुख्यमंत्री है और अंदर से आवाजें उठ रही हैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री लाने की। जो कि मैं भी जब कभी भी दिल्ली में बैठ करके इन चीज़ों पे विचार विमर्श करता था तो हम लोग भी यही सोचते थे कि एक ठाकुर यानी कि राजपूत मुख्यमंत्री है। और लोग चाहते हैं, खास करके आरएसएस के लोग चाहते हैं, भाजपा के लोग चाहते हैं, नेता चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण की शक्ल बाहर आए और सीएम बने। एके शर्मा, दिनेश शर्मा, बड़े नाम सुने। लेकिन ये वो बात है जो राजनीतिक लोग कर रहे हैं या मीडिया कर रहा है। आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ऑटो वाला, पान वाला, टैक्सी वाला, नौकरानी और कई अन्य लोगों जो कि अधिकांश मात्रा में इस प्रदेश में पाए जाते हैं किसानों के सिवाय। मेरी 2 किसानों से भी बात हुई रायबरेली रोड पे। प्राइमा फेसी ये निकल के आता है कि ना ठाकुर चाहिए ना ब्राह्मण। मान के चलिए कि अधिकांश जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जो है वो है एससी, एसटी और ओबीसी। यही है तकरीबन 65 से 70% जनसंख्या। और इसीलिए हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो और या भारतीय जनता पार्टी हो, ये इन्हीं के वोटों के आधार पे सरकार बनाने निकलते हैं। और हो सकता है कि ब्राह्मण के वोट का तड़का और ठाकुर के वोट का भड़का ये उसके अंदर वो डिफरेंस पैदा करता होगा, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी इन सब के वोट डिवाइडेड हैं। अधिकांश मात्रा में समाजवादी पार्टी और बसपा को मिलते हैं, उसके बाद कांग्रेस को मिलते हैं और पिछले इलेक्शन में ज़रूर 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भाजपा को बहुत मात्रा से मिले। और इसी वजह से पूर्ण बहुमत की सरकार योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए सैंपल साइज बहुत छोटा है, ये बढ़ता जाएगा जब मैं लोगों से मिलूंगा। मैं एक विश्लेषक हूं, मैं कोई सर्वे नहीं करता, मैं भावनाओं की कदर करता हूं, समझता हूं और बताता हूं। और इसीलिए 90% मेरे प्रेडिक्शन सही होते हैं,
10% गलत भी होते हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, क्योंकि मैं कोई सर्वे करके नाटक नहीं करता। मैंने जितने लोगों से आज पूछा 3 बातें साफ निकल के आई। पहली बात, मेरा सवाल यह था कि 2022 के चुनाव विधानसभा के जो होंगे उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है? अधिकांश लोगों ने मुझे कहा कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर। मैंने पूछा किन के बीच में? उन्होंने कहा भाजपा और सपा के बीच में। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि भाजपा दोबारा सरकार बना पाएगी 2022 में विधानसभा में उत्तर प्रदेश में? जवाब मिलता है, अधिकांश जवाब मिलते हैं हम कह नहीं सकते। आइए इन 2 सवाल के जवाबों का एक छोटा सा विश्लेषण करें। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब भाजपा की सरकार होती है, वो भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति हो, तो लोग साफ बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्या पता मैं कौन, आप कौन। जाने सड़क पे कोई मिल जाए ऐसा व्यक्ति जो भाजपा के बारे में गलत सुनना ना चाहता हो, इसलिए लोग साफ साफ मुंह से नहीं बोलते। लेकिन जब अधिकांश लोग ये कहें कि कांटे की टक्कर है, ये एक सूचक है। जब अधिकांश लोग ये कहें कि हम कह नहीं सकते कि योगी की दोबारा सरकार बनेगी या नहीं, ये भी एक सूचक है। किस बात का सूचक है? कि कहीं मन में लोगों के मलाल है, तकलीफ है, परेशानी है, और इसीलिए ना तो वो सच बोल रहे हैं ना वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मोदी जी जैसे कहते हैं मन की बात, ये आम जनता अपने मन की बात छुपा जरूर रही है, क्योंकि योगी या भाजपा के सामने एक अनजान व्यक्ति जैसे मैं, क्योंकि जब मैं सड़क पे मिलता हूं तो मैं अपना तारुफ नहीं कराता कि मैं कौन हूं। कुछ लोग पहचान जाते हैं, वो बात और है, तो उनसे मैं सवाल भी नहीं करता। लेकिन जो लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, जो टीवी नहीं देखते, मैं उन्हीं से सवाल करना ज़्यादा बेहतर पसंद करता हूं, क्योंकि उससे मेरे ख्याल से जो मन की बात होती है, असली सच्चाई जो होती है, वो निकल के आती है। तो जब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने मुझसे कहा कि कह नहीं सकते कि 2022 में भाजपा दोबारा आएगी या नहीं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांटे की टक्कर होगी भाजपा और सपा के बीच में, ये एक सूचक है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर से, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लोगों का विश्वास हट चुका है। क्योंकि अगर विश्वास होता, अगर योगी पे या भाजपा पे वो भरोसा कर रहे होते, तो सीधा सा जवाब आता कि हाँ भाजपा आ रही, योगी बनेगा। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं कहा। ये ग्राउंड रिपोर्ट है, लखनऊ में बैठा मैं आपसे बात कर रहा हूं, लाइव बात कर रहा हूं। तो जब लोगों ने साफ तौर पे एक असमंजस की परिस्थिति दर्शाई, इसका एक ही मतलब निकलता है कि योगी और भाजपा कॉन्फिडेंट नहीं है। अब आती है तीसरे सवाल की बारी। सुनिएगा बड़ा ध्यान से। अधिकांश लोगों ने मुझसे जब ये बातें कही तो मैंने उनसे पूछा कि योगी क्यों नहीं? भाई आखिरकार मीडिया तो बड़ी तारीफ करता है, योगी क्यों नहीं? अब आप सोचिए क्या जवाब हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं देखे कोरोना का हाल नहीं संभाला सही, कुछ लोग कहेंगे ब्राह्मणों को पिटवाया, कुछ लोग कहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य को दुर्दशा में लाके छोड़ दिया, कुछ लोग कहेंगे कि योगी को काम करना नहीं आता। यही आएंगे आंसर्स? नहीं, एक भी आंसर ऐसा नहीं मिला मुझे। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो ग्राउंड रियलिटी पे मैंने सुना, कई लोगों के मुंह से अलग अलग तरीके से जब बात करता हूं, और सुनने के बाद अचंभा हो गया। कोरोना की हालत, बेरोजगारी, किसान परेशान, महिलाओं की असुरक्षा, ये चिंता नहीं है लोगों को। यहां सुनिए मजेदार बात। उन्होंने ये कहा कि ठाकुर मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी कहती है ब्राह्मण को बनाएंगे या ठाकुर को बनाएंगे। ये क्या मजाक है? उनका कहना यह है
कि सूबे में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकांश जनसंख्या एससी, एसटी, ओबीसी है, जिसे यहां आम भाषा में सवर्ण नहीं कहा जाता। इन लोगों की डिमांड है कि किसी भी पार्टी की सरकार आए, मुख्यमंत्री एससी, एसटी या ओबीसी में से होना चाहिए। यह है कमाल की बात। अब ठाकुर या ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं चाहिए लोगों को उत्तर प्रदेश में। वो कहते हैं हमारा व्यक्ति होना चाहिए, हमारा। और इसमें कई सारे मतदाता मुझे ऐसे मिले जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, और उनका कहना यह है, सुनिए, उनका कहना यह है कि केशव मौर्य क्यों नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्योंकि वो निचली कास्ट का है। कहते हैं हमको तो अपना आदमी चाहिए, हम तो भाजपा को तब वोट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। हम तो भाजपा को तब वोट करेंगे जब मौर्य को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। अब आप इन तीनों सवाल के तीनों जवाबों के पहलुओं को जोड़ के देखिए। पहले सवाल का जवाब था कि कांटे की टक्कर होगी भाजपा और सपा में। दूसरे सवाल का जवाब था हम कह नहीं सकते कि योगी रिपीट करेगा या भाजपा रिपीट करेगी कि नहीं। और तीसरे सवाल का जवाब था कि हमको एससी, एसटी, ओबीसी में से ही कोई मुख्यमंत्री चाहिए, और ये वो लोग बोल रहे हैं जो 65% से ज्यादा उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। इसलिए ये जो कांटे की टक्कर है सपा के साथ, वो अखिलेश यादव की वजह से। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि अखिलेश यादव ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं है। कह नहीं सकते कि योगी आएगा कि नहीं वापस। ये आम जनता जो भाजपा को मत देती है, वोट देती है, वो इसलिए कह रही है क्योंकि उन्हें अगर भाजपा खुद एक एससी, एसटी, ओबीसी मुख्यमंत्री पद का दावेदार दे दे तो शायद वो भाजपा को वोट कर देंगे अधिकांश मात्रा में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ऐसा नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक भाई साहब मुझे मिले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क दिया। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने 4 लोगों से ज़्यादा लोगों को यही सवाल वापस नए सिरे से पूछा। मैंने कहा कि भैया, भारतीय जनता पार्टी तो जानी जाती है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी में से किसी को नहीं बनाती, वो तो सिर्फ ठाकुर या ब्राह्मण में बनाती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कुछ भी हो। तो जवाब क्या मिला आप सोच नहीं पाएंगे। इन लोगों का जवाब यह था, अलग अलग समय अलग अलग जगह पे लखनऊ में, इनका जवाब यह था कि जब नरेंद्र मोदी ओबीसी होकर भारतीय जनता पार्टी की थ्रू प्रधानमंत्री बन सकता है तो केशव प्रसाद मौर्य या कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि एससी, एसटी, ओबीसी हो, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसीलिए यहां कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के फाख्ते उड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक जो मैंने देखी उसमें समाजवादी पार्टी की कोई साइकिल जो है वो तेज निकल रही है, लेकिन वो कमल को रौंदती हुई जरूर दिख रही है। कमल का फूल रौंदा जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको याद रखना चाहिए कि जैसा हम लोग आम जिंदगी के अंदर रोज ये कहते हैं कि वो भाजपा का है, वो कांग्रेस का है, वो सपा का है, ऐसा नहीं होता। वोटर जो होता है वो किसी का मेंबर नहीं होता। आम मतदाता जो होता है वो खाली नागरिक होता है, जो जैसी पॉलिसीज बताएगा, जो जैसे काम करके दिखाएगा, उसके हिसाब से, या राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा उसके हिसाब से मतदाता वोट देता है। और इसलिए आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि बाकी लोग तो ठीक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी जो बहुत बड़ा वोटर तबका है, उसमें से कुछ अंश जो मैंने आज लखनऊ, क्योंकि राजनीति उत्तर प्रदेश की लखनऊ से निकलती है, उसमें यह निकल के आता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी एससी, एसटी, ओबीसी को 2022 के विधानसभा चुनाव का मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाती है तो उसकी जीत पक्की है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी में से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाती है, ठाकुर ब्राह्मण नहीं चलेगा,
तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी, जिसकी साइकिल इस समय चलना काफी अच्छे से शुरू हो चुकी है, वो कमल को इसलिए रौंद देगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितना भी SC ST OBC वोट मिला था 2017 में, उसमें से बहुत बड़ा तबका अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट करेगा। मेरी जानकारी के मुताबिक, जो मेरी बातचीत हुई है लोगों से फोन पे इत्यादि, पार्टी के नेताओं से, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से, उससे ये मुझे मालूम चला है कि कांग्रेस यहां गायब नहीं है, छोटे लेवल पे है, रिकवरी मोड में है। मेरे ख्याल से आगे चल करके प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी लोग मिलकर के जिस तरीके से भी राजनीति के पत्ते खोलेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अखिलेश यादव अकेला ही काफी है जो इस समय साइकिल भगा रहा है तेज। और कमल का फूल, वो ब्लडी फूल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब ठाकुर और ब्राह्मण नहीं चलेगा। प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या SC ST OBC है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने SC ST OBC में से किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया और ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में लड़ाई चलती रही, तो ठाकुर तो गए और ब्राह्मण आएगा नहीं। ये बात मैं अभी तक बिना मुस्लिम वोटों की गिनती किए बता रहा हूं। इस समय मुझे काफी अच्छा प्रतिसाद दिख रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ और कांग्रेस, दोनों की तरफ, मुसलमानों का। हो सकता है वो डिवाइडेड हो, लेकिन जो हिंदू राजनीति भारतीय जनता पार्टी खेलती है उसमें बुरी तरह फेल होती नजर आ रही है। और इसीलिए हम लोगों ने कुछ समय पहले ये सुना था कि शायद अब 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए मोदी, योगी, नड्डा जैसे लोगों को नहीं लाया जाएगा। जो भी करेगा योगी आदित्यनाथ खुद करेगा। ये RSS की एक चाल है। RSS ने योगी आदित्यनाथ को अपने हाल पे छोड़ दिया है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी SC ST OBC में से किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाती है तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश 2022 जीत जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करती है, अखिलेश की साइकिल के अंदर ब्रेक ही नहीं है। फिर ये मान के चलिए इतनी तेज चलेगी, ब्रेक नहीं लगेगा और आराम से उनकी सरकार बनेगी। और इसमें फायदा कांग्रेस को भी हो रहा है। ऑल्दो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सिवाय जो बड़ी दो पार्टियां हैं, सपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि राजनीति के अंदर गठबंधन आज नहीं तो कल, और नहीं तो भी सीटों का बंटवारा जब चल रहा होता है या सीटें जब टिकट का बंटवारा चल रहा होता है, तो ये पार्टियां एक दूसरे को समझ करके चलती हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ जीतेगी, दूसरा वीक कैंडिडेट, ये सब हम जानते हैं और ये आगे के मेरे एपिसोड्स में कवर होगा। लेकिन फिलहाल आज की ताज़ा खबर, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के हाथ से उत्तर प्रदेश की कमान जाती हुई, समाजवादी पार्टी वापस आती हुई और कांग्रेस पार्टी अच्छा खासा नंबर खींचती हुई। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई लेवल नहीं है लखनऊ की राजनीति के थ्रू। आज जो भी बसपा का मतदाता है, वोटर है, वो सारा का सारा समाजवादी और कांग्रेस की तरफ जा रहा है। मायावती की राजनीति फेल हो चुकी है, उनके रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ पॉकेट्स में बोलबाला है, हो सकता है कि वो कुछ पॉकेट्स, बहुत छोटी पॉकेट्स हैं। और हाँ, छोटे छोटे दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो एक आध सीट वाले हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, क्योंकि याद रहे, किसान जो होता है वो अधिकांश तौर पर ठाकुर या ब्राह्मण नहीं होता। किसान जो है वो अधिकांश तौर पे किसान ठाकुर या ब्राह्मण नहीं होता। और यही पूरी की पूरी चीज़ समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। मान के चलिए आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी आपको रोज उलझाए रखेगी। ठाकुर, ब्राह्मण और ये जो लेटेस्ट डाला हुआ है अयोध्या ज़मीन कांड, इसमें कोई दम नहीं है। अयोध्या ज़मीन कांड जो हुआ है तिवारी अंसारी वाला, वो बाद में देख लिया जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ये एक बॉम्ब फोड़ने की कोशिश करी है ताकि असलियत से पर्दा
डाला जा सके असलियत पे और किसी तरीके से गुमराह किया जा सके, लेकिन हकीकत यह है कि योगी के हाथ से बाजी चली गई है। भाजपा का कमल का फूल रौंद दिया जाएगा। बहुत बुरे हालात हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पार्ट 1, निशांत वर्मा, लखनऊ से। कल फिर मिलेंगे। हैव अ गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज